IBN 7 हौसला है। देश दिन भर में अलग अलग राज्यों और शहरों की खबरों के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से नीरज गुप्ता, कोलकाता से विक्रांत दुबे, हिसार से अमित पांडे और पटना से चंद्रमोहन कुमार। इन सब के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा का निधन हो गया है। वो 77 साल के थे। देवड़ा फिलहाल राज्यसभा से सांसद थे। उन्होंने दक्षिण मुंबई के अपने घर में तड़के 3:25 पर अंतिम सांस ली। देवड़ा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच मुंबई के कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा और इसके बाद 2 बजे से 3 बजे के बीच कांग्रेस दफ्तर से चंदनबाड़ी सोनापुर तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और वहीं पर दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरली देवड़ा के निधन पर शोक जताते हुए ट्विटर पर कहा है कि देवड़ा सभी दलों में काफी लोकप्रिय थे। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता निशात शमशी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशात, वहां पर क्या कांग्रेस नेताओं का और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां उनके लोगों का आना शुरू हो गया है? और मुरली देवड़ा गांधी परिवार के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। क्या गांधी परिवार की तरफ से कोई उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचेगा? बिल्कुल पायल, लेकिन इस बात की उम्मीद है कि शायद राहुल गांधी मुंबई आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रही बात कांग्रेस तो एक बड़ा झटका है। मुरली देवड़ा बतौर मुंबई कांग्रेस 30 साल तक रहे थे और तमाम पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका निभाई है उन्होंने। और इसे देखते हुए तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पर भी उनके तमाम जो चाहने वाले हैं वो उनके हो गए हैं। मुरली देवड़ा और उनके भाई तमाम लोगों से मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मुरली देवड़ा की तबीयत जो है बिगड़ रही थी, लेकिन 2 दिन पहले वो अस्पताल से वापस आए थे और आज सुबह तकरीबन 3:25 पर उन्होंने अपने घर पर ही अंतिम सांसें ली। 3 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर रखा जाएगा, जहां पर आम लोगों के साथ साथ मुंबई की देश की जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पर जुटेंगे ताकि उनको आखिरी विदाई दी जा सके। पायल जी बिल्कुल। निशात, लंबे समय तक वो 20 साल तक मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। एक महाराष्ट्र के एक नेता को केंद्र में भी जगह मिली। क्या विरासत वो कांग्रेस के लिए छोड़ के गए और कितनी बड़ी क्षति है ये कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए 60 के दशक से वो कांग्रेस के लिए काम करते रहे। बतौर काउंसिलर नगर सेवक वो चुनकर आए थे। उसके बाद उन्होंने अपना जो राजनीतिक सफर है वो आगे बढ़ाया। उसके बाद 2 बार दक्षिण मुंबई से जो दूसरी पार्टियों के लिए गढ़ बनाया था, वहां पर सेंधमारी करके उन्होंने कांग्रेस का परचम लहराया था। 20 साल तक वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तमाम जो संगठन है उसको काफी मजबूत किया है। 15 साल तक कांग्रेस अगर सत्ता में रही है तो कहीं ना कहीं उसमें मुरली देवड़ा का जो संगठन है जो जिस तरह से मजबूती दी थी उसकी भी अहम भूमिका है। हाल के दिनों में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है और पार्टी में बिखराव हो रहा था, तो लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो आज भी सलाह मशवरा के लिए मुरली देवड़ा के पास जाते थे। मतलब इससे ही अंदाजा लगा सकता है कि बड़ी शख्सियत रही है मुरली देवड़ा की। लेकिन अब उनके जाने के बाद कांग्रेस के लिए नहीं सिर्फ पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है, इतने बड़े नेता के जाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया निशात, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए देश दिन भर में अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता के पास। शुक्रिया पायल। सर्दी की इस सुबह में देखिए आसमान में कोई बादल नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर बाद संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है उस पर हंगामे के बादल मैं साफ देख रहा हूं। सरकार पर हमले के लिए विपक्ष ने अच्छा खासा मुद्दों का अच्छा खासा बारूद इकट्ठा कर रखा है। हालांकि कल एक सर्वदलीय बैठक हुई थी संसद के सत्र को लेकर। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उम्मीद जताई थी कि विपक्ष सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सहयोग करेगा। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार को एक बार फिर से विपक्ष से दो हाथ करने होंगे। हालांकि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के मकसद से रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू समेत
26 पार्टियों के 40 नेताओं ने हिस्सा लिया। The government is more than willing to walk more than half the way to meet the suggestions of the opposition parties. वहीं कांग्रेस ने काला धन, सूखा, महंगाई समेत 1 दर्जन मुद्दों की सूची सौंपी है, जिसे शीतकालीन सत्र के दौरान उसकी ओर से उठाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि सरकार ने 7 बिल चर्चा के लिए रखे हैं और 14 बिल पेश किए जाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि महिला आरक्षण और दलित अत्याचार संशोधन बिल जैसे लंबित बिलों को भी इसी सत्र में जोड़ा जाए। वहीं जेडीयू, लेफ्ट, सपा और बसपा का कहना है कि बीमा विधेयक का वो विरोध करेंगी। इन पार्टियों का कहना है कि वो कांग्रेस से भी इसका विरोध करने का अनुरोध कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सरकार को कुछ दिनों में सीबीआई निदेशक का भी चुनाव करना है और चयन समिति में विपक्ष के नेता की जगह लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को चुने जाने के रखे जाने पर सरकार जो है वो जल्द ही बिल पेश कर सकती है। सीबीआई निदेशक के चुनाव के लिए सरकार सीबीआई की स्थापना के कानून दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन करेगी। अगर पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित नहीं होता है तो बिल पेश कर दिया जाएगा। ये संशोधन विधेयक पारित होने पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सीबीआई प्रमुख चुनने की समिति में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस की लोकसभा में 44 सीट हैं, जबकि आधिकारिक रूप से नेता विपक्ष के पद के लिए उसे 543 सदस्यों का 10% यानी कम से कम 55 सीटें चाहिए। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होगी, जिसमें विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मौजूदा निदेशक रंजीत सिन्हा का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इस बीच सरकार को थोड़ी राहत देते हुए शिवसेना ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में रिश्तों का असर दिल्ली पर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो तनातनी है उसमें दिल्ली में कोई परिणाम नहीं होगा। हमने आज ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, जो भी सरकार का एजेंडा है, हम सरकार का हमारा जो समर्थन रहा है दोनों सदनों में वो जारी रहेगा। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 22 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार की कोशिश बीमा संशोधन विधेयक, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक जैसे कई अहम विधेयक पारित कराने की होगी। देश दिन भर में खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाएंगे कोलकाता में मौजूद मेरे सहयोगी विक्रांत दुबे। बीजेपी और टीएमसी के बीच खटास उस समय बढ़ गई जब ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए पलटवार किया और सांसद योगी आदित्यनाथ ने तो बयान देकर आग में घी का काम किया। शारदा चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसदों की गिरफ्तारी से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का टीएमसी ने बहिष्कार किया। यही नहीं, ममता ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी नए सत्र में काले धन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार का जमकर विरोध करेगी। टीएमसी ने नए सत्र के पहले ही दिन इंश्योरेंस में एफडीआई के विरोध में धरना देने का भी ऐलान किया। So many weeks and so many months you don't do any work, suddenly you remember you have to call a meeting. What are the BJP trying to do? Either they're very nervous before this new session of parliament, or they're trying to show the world that they only work on Sundays. दरअसल टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव हाल में तब बढ़ा जब शारदा घोटाले में पार्टी के सांसद सृंजॉय बोस की गिरफ्तारी हुई। उधर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने विवाद थामते हुए साफ किया कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही है। Please understand that the government has no role to play with the functioning of the CBI. अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। जेटली ने ब्लॉग में लिखा, शारदा चिटफंड घोटाले में कुछ टीएमसी नेताओं से पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर ममता दीदी की प्रतिक्रिया से मैं बेहद निराश हूं। टीएमसी से जुड़े कुछ लोग चिटफंड स्कीम के जरिए पैसे बनाने में जुटे थे। इस स्कीम के तहत छोटे निवेशकों को लूटा गया। नई राजनीतिक पार्टी होने के नाते अब ये किसी भी जिम्मेदार नेता के लिए अनिवार्य है कि वो ऐसे नेताओं से पार्टी को बचाए। ये निराशाजनक है कि ममता दीदी ये करने के बजाय इन नेताओं के साथ खड़ी होते दिखना चाह रही हैं। टीएमसी के साथ जारी घमासान के बीच बीजेपी के तेज तर्रार सांसद योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल को आतंकियों का अड्डा बता दिया। आदित्यनाथ के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कई आतंकी संगठन शरण ले रहे हैं, लेकिन जब उनको हटाने की बात होती है तो ममता सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। सरकार
वोट बैंक की अपनी एपिचमेंट के तहत यहां की सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज वेस्ट बंगाल देश का सबसे असुरक्षित राज्य हो चुका है। संसद के शीत सत्र से पहले ममता बनर्जी के तेवर सरकार के लिए परेशानी खड़े करने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि उनकी पार्टी के कुछ सांसद चिटफंड घोटाले में जारी सीबीआई की जांच में फंसे हैं। ऐसे में ममता केंद्र सरकार से सीधे टकराव ले पाएंगी, कहना मुश्किल होगा। देश दिन भर की खबरों के लिए आगे चलते हैं दिल्ली में हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी के पास। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई है। इस मामले में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने अपील की है कि उन्हें अध्यक्ष पद पर दोबारा से बहाल कर दिया जाए। इस मामले से जुड़े तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बीसीसीआई ने मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें बीसीसीआई ने एन श्रीनिवासन का बचाव किया है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि श्रीनिवासन को प्लेयर नंबर 3 के गलत काम करने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन बीसीसीआई ने कहा है कि इस मुद्दे का श्रीनिवासन से लेना देना कोई भी नहीं है। बीसीसीआई के मुताबिक उस वक्त अध्यक्ष शशांक मनोहर थे और उन्होंने उस खिलाड़ी को डांटा भी था। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने कोर्ट से इस बात की गुजारिश भी की है कि अब एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर फिर से बहाल किया जाए। एन श्रीनिवासन ने अपने हलफनामे में कहा है कि मुदगल पैनल ने मेरे खिलाफ कुछ ऐसा नहीं पाया है जिससे मुझे दोषी बनाया जाए। मैं खुद से ही बीसीसीआई के पद से अलग हो गया था। मेरे खिलाफ लगाए गए सारे आरोप गलत और निराधार थे और मुझे फिर से बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बहाल किया जाए। राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। राजधानी दिल्ली के तिमारपुर इलाके में क्लास 4 साल की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आरोपी इस छात्रा को स्कूल ले जाने वाला कैब ड्राइवर है। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि कैब ड्राइवर मनोज कुमार ने स्कूल से घर लौटते वक्त रास्ते में उसके साथ गलत हरकतें की। घर वालों का आरोप है कि मनोज पिछले कई दिनों से बच्ची के साथ गलत हरकतें कर रहा था। बीते गुरुवार को बच्ची ने अपने साथ हुई ज्यादती की जानकारी अपनी मां को दी। बच्ची के यौन शोषण की जानकारी मिलते ही उसकी मां सन्न रह गई। उसने तुरंत इस वारदात की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया तो उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को काउंसलिंग के लिए भेजा। काउंसलिंग के दौरान भी बच्ची ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनोज के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। देशद्रोही रामपाल पर क्या कुछ चल रहा है, इस पर ताजा अपडेट के लिए चलते हैं हिसार अपने सहयोगी अमित पांडे के पास। शुक्रिया ब्रिजेश। सोमवार को भी हिसार पुलिस का तलाशी अभियान जारी रहेगा रामपाल के आश्रम में। जब रविवार को पुलिस ने छापा मारा था तब वहां पर पुलिस को भारी तादाद में लाठियां मिली थी और हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट भी पुलिस ने बरामद किए थे। कई दिनों तक पुलिस की गिरफ्त में रहने के बाद रामपाल अपने बर्बाद हो चुके सतलोक आश्रम में दोबारा लौटा। पुलिस उसे तकरीबन 3 बजे आश्रम में लेकर आई और 4 बजे मीडिया के कैमरों से बचते बचाते वापस ले गई। हम ये कोशिश करते हैं यहाँ पर। रामपाल जी यहाँ पर। रामपाल जी। एक दो नहीं, तकरीबन 10,000 लाठियां। पुलिस ने एक के बाद एक कई ट्रैक्टर में इन लाठियों को भरा। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में हेलमेट भी मिले। पुलिस को रामपाल के इस आश्रम से 400 कमांडो यूनिफॉर्म भी मिली हैं। इसके अलावा रविवार को भी पुलिस को 9 हथियार, जिसमें 4 राइफल और 5 पिस्टल शामिल हैं, वो भी मिले। उससे पहले भी इस आश्रम से हथियारों का जखीरा मिल चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर रामपाल अपनी सुरक्षा को लेकर किस कदर जुनूनी था। रामपाल कहने को तो संत था, लेकिन उसका जो रहन सहन था वो किसी राजा महाराजाओं से कम नहीं था। पुलिस ने रामपाल के आश्रम से लग्जरी बस बरामद की है। इसके अलावा कई तिजोरियां भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में रामपाल रविवार को आश्रम लाया गया। एक बार फिर गेट मीडिया के लिए भी खुला। इस गेट के भीतर IBN 7 की टीम को एक लग्जरी बस नजर आई। इस बस के अंदर बिना परमिशन अंदर घुसना मना है, लेकिन जब हम अंदर घुसे तो दंग रह गए। बस के अंदर एक आलीशान फ्लैट है, बेहतरीन लकड़ी के केबिन बने हुए हैं, आलीशान कुर्सी है जिस पर शायद रामपाल बैठता था।
बस में एक बेडरूम है, इसी बस में एक किचन भी है, बाथरूम है, यानी एक शानदार घर की तरह है ये बस। लग्जरी गाड़ियां जो हैं गुप्ता जी, यहाँ पर लग्जरी गाड़ियां उसके पास बना, उनका जरा टैली बताइए क्या क्या है लग्जरी गाड़ियां। ये अभी जो है हम इस चीज को कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल करके आपको विस्तृत रूप से बता देंगे सर। ये बताइए कि जैसे एक जो है बीपी सफारी गाड़ी मिली है, बुलेट-प्रूफ थी इनके। पुलिस रामपाल के खजाने की भी तलाश कर रही है और इसी सिलसिले में वो रामपाल को रविवार को आश्रम में लेकर आई। 1 घंटे तक उसे आश्रम में घुमाया गया। पुलिस रामपाल को लेकर उसके बेडरूम और लिविंग रूम में भी गई और वहां की तलाशी ली। इसके अलावा पुलिस रामपाल के साथ बेसमेंट के उस हिस्से में गई जहां कई इलेक्ट्रॉनिक तिजोरियां रखी है। पुलिस ने इन तिजोरियों को खुलवाया भी, लेकिन इन तिजोरियों से पुलिस को क्या हासिल हुआ, अभी इस बारे में पुलिस कुछ नहीं बता रही है। रामपाल जांच में सहयोग कर रहे हैं सर? देखिए, जो भी कोई अपराधी होता है, जब कार्यवाही पुलिस की चल रही होती है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चल रही होती है और उसके अंदर मुलजिम जो है उसे सहयोग करना होता है। यदि वह सहयोग नहीं करता तो साइंटिफिक तरीके हैं जो माननीय कोर्ट की आदेश लेकर लोकल पुलिस यहाँ की करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाना साधकर विवाद खड़ा कर दिया है। मांझी के मुताबिक लोग उन्हें लाख नसीहत दे पर वो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। मांझी ने यह आशंका भी जताई है कि उन्हें जल्द ही कुर्सी से हटा दिया जाएगा। जीतन मांझी घबराने वाला है, नहीं घबराएगा, टूट जाएगा लेकिन नहीं झुकेगा। वो ये कह देना चाहते हैं बहुत लोगों को, उन लोगों को जो आज कहते हैं उन लोगों से काबिलियत में जीतन मांझी कोई कमजोर नहीं है, इसलिए उनकी बातों को हम नहीं मानने वाले हैं। हम जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कहते रहेंगे। हम लोग को पता है कि अगर बहुत खींच करके हम लोग जाएंगे तो नवंबर तक जाएंगे, वो बहुत खींच करके बीचों में हो सकता है ऐसा, बीच में भी सड़क जाए। या बहुत लोग नसीहत देना शुरू कर दिए हैं जीतन मांझी को, तो कखनी हम दस्तक जाएंगे उसका कोई ठीक नहीं है। कानपुर में छेड़छाड़, झपटमारी और रेप जैसी वारदातों का मुकाबला करने के लिए महिलाएं और लड़कियां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं और उन्हें आत्मरक्षा की गुर सिखा रही हैं सिर्फ 8 साल की एक बच्ची। सिर्फ 8 साल की फिजा उम्र में खुद से बड़ी महिलाओं और लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखा रही है ताकि मुश्किल आने पर वो अपने दुश्मन को धूल चटा सकें। इस ट्रेनिंग का मकसद कानपुर की महिलाओं को मंचलों और बदमाशों से निपटने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। नन्ही फिजा अपने कोच शकील के साथ मिलकर महिलाओं को मंचलों से निपटने की तरकीब सिखा रही है। मैं ये चाहती हूँ आजकल औरतों पे और लड़कियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकें, वो खुद पे सेल्फ डिफेंस हो सकें। कानपुर के भोगिनपुर इलाके में चल रहे इस ट्रेनिंग कैंप में आसपास की महिलाएं और लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। देश दिन भर में आगे की खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो पायल भुवन के पास। देश दिन में फिलहाल बस इतना ही।